बर्नौली प्रिंसिपल में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि बर्नौली प्रिंसिपल कैसे काम करता है, और बर्नौली प्रिंसिपल के में 3 एनर्जी कंजर्व रहती हैं। कौन कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, हाँ, और कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और तीनों एनर्जी कहीं पर भी किसी भी लिक्विड के लिए क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। और उन्हीं के बेसिस पे कई तरह के एप्लीकेशंस भी हैं बर्नौली प्रिंसिपल के। ठीक, जैसे हम लोगों ने देखता है, पहला प्रिंसिपल हम ले रहे हैं, एक एप्लीकेशन है जैसे कि ट्रेन एंड अ मैन। आपने कभी सुना भी होगा, जब ट्रेन के पास, ट्रेन के भी किसी प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो ट्रेन की स्पीड कुछ होगी और उस प्लेटफॉर्म में खड़े कोई कोई इंसान ही है, और जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में जाएगी तो ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी? बहुत ज्यादा, और स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी तो उसकी स्पीड को मान लेते हैं v1। और साथ ही साथ जब ट्रेन मूव करेगी आगे की तरफ तो यहाँ के एयर में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? इन पार्टिकल की स्पीड कैसी होगी उस समय? कम, और ट्रेन की स्पीड होगी ज्यादा, तो इनकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v2। और जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा? कम। और यहां पर क्या है, ये जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म में खड़ा इंसान है, तो यहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स है, तो वेलोसिटी यहां पर इन एयर मॉलिक्यूल्स की कम रहेगी, लेकिन क्या होगा, ये भी एक प्रेशर लगाएंगे, तो वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो प्रेशर जब ज्यादा होगा तो यहां से इस पर बाहर की तरफ एक प्रेशर लगेगा, और यहां से इस तरफ कौन सा प्रेशर लगेगा? इसको मान लेते हैं P1, और इधर के प्रेशर को मान लेते हैं P2। तो जब प्लेटफॉर्म में खड़ा इंसान, उसके बगल से ट्रेन गुजरेगी तो क्या करेगा? ट्रेन के जाते ही उस पे एक अंदर की तरफ धक्का लगेगा, ट्रेन की तरफ। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बर्नौली प्रिंसिपल। क्योंकि प्रेशर या वेलोसिटी यहां पर कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो वही जैसे हम लोगों ने एरोडायनेमिक्स में देखा था कि विंग कैसे काम करते हैं। विंग भी ऐसे ही काम करते हैं कि जब वेलोसिटी कम होती है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो इस इंसान को अपने आप पे क्या महसूस होगा? इसको महसूस होगा कि बाहर से उस पर कोई धक्का लग रहा है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन ये है ट्रेन और मैन का। ये बहुत आमतौर पर होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जब प्लेटफॉर्म में ट्रेन आए तो प्लेटफॉर्म में पास, ट्रेन के पास खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, चपेट में आ सकता है किसी कोई भी। ठीक, नेक्स्ट, जो कि हट बनाई जाती हैं या झोपड़ियां होती हैं, तो तुमने देखा होगा जब उन पे विंड फ्लो होता है, बहुत तेजी से स्पीड आती है, विंड चलती है, तो वो झोपड़ी को उड़ा ले जाती हैं। तो हट कैसे काम करती है? जब यहाँ पे जो हवा का दबाव होगा या हवा फ्लो होगी तो वो कैसे होगी? स्ट्रीमलाइन। और जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा? यहाँ की जो स्पीड है उसको मान लेते हैं v1, और यहाँ के प्रेशर को मान लेते हैं p1। और जब यहां से विंड यहाँ पे भी आएगी तो यहाँ पर विंड को क्या करना पड़ेगा? यहाँ उसको पाथ ज्यादा बड़ा मिल गया, जैसे आपने उसको पाथ बढ़ा दिया तो स्पीड जो यहाँ पे थी, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां से भी स्पीड बढ़ जाएगी, यहां से भी स्पीड बढ़ जाएगी, और फिर इसके बाद तो ऊपर रहेगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। यहां पर फिर से क्या हुआ चेंज? वेलोसिटी, स्पीड बदला, यहां पर स्पीड क्या हो गया? v2 इंक्रीज हो गया। अगर वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। तो यहां का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, P2 डिक्रीज हो जाएगा, और P1 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे P1 इंक्रीज होगा तो हट ऊपर की तरफ झटका दे देगा, और ऊपर के जो छत है वो उड़ जाएगी। तो ये भी प्रेशर, वेलोसिटी या स्पीड जो काम कर रही है वो किस तरह से? बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करते हैं। थर्ड, एक एग्जांपल आपने कई बार सुना होगा कि जो क्रिकेट में जो क्रिकेट बॉलर होते हैं या फिर फुटबॉलर होते हैं, तो वो क्या करते हैं? फुटबॉल को स्विंग कराते हैं। स्विंग मतलब कि बॉल को भी स्विंग करते हैं। ठीक, तो कैसे स्विंग करते हैं? ये कोई पिच है, ये पिच, पिच पे जब कोई बॉल आएगी तो बॉलर उस पिच बॉल को ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डालता है सीधा, तो क्या होगा? यहां पर बॉल की स्पीड आएगी,
लेकिन स्पीड आने पे हम बॉल को ना ऐसे देखते हैं। अगर बॉल सीधी पड़ रही है तब तो उसमें कोई इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन जब बॉल इस तरफ से आएगी तो यहां से अगर वो उसको ट्विस्ट कराते हैं ऐसे, स्विंग मतलब कराना चाह रहे हैं, तो इस समय क्या होगा, यहां पे बॉल किस तरफ जा रही है, इधर, और जो एयर का प्रेशर लगेगा वो किस तरफ लगेगा, यहां पे हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी को v1 इधर, और इधर की वेलोसिटी क्या होगी v2, जो कि साथ में ही जा रहा है, जहां पे एयर भी ब्लो हो रही है और ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा और बॉल भी उस तरफ ही स्विंग कर रही है, तो वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यहां पर v2 क्या है, इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब बॉल जब स्विंग करेगी तो ये इसके अगेंस्ट काम करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है, वो तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या फिर अगर हम कहें कि अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो इस तरफ है ऐसे, बॉल जब उधर जा रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरफ का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, और जब यहां से विंड इस तरफ आ रही है तो घूम करके बॉल भी क्या करेगी, इस तरफ घूमेगी, ट्विस्ट करेगी, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब P2 इज लेस देन P1। तो वही P1 जो बॉल यहां पड़नी चाहिए थी वो बॉल इस वाले रीजन में पड़ जाएगी, मतलब बॉलर बॉल डालेगी तो सीधा, लेकिन उसने स्विंग करा के डाला तो बॉल यहां से यहां आएगी, और जब यहां आएगी तो जो बैट्समैन होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, और जैसे मतलब वो चाहेगा वो बल्ला तो इस तरफ घुमाएगा, बॉल यहां से आकर के सीधा स्टंप पे आ जाएगी। तो स्विंग का ऐसे काम होता है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या क्या ट्रेन और मैन का एग्जांपल एक बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, हर्ट बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करती हैं, बॉल का स्विंग कराना, फुटबॉलर भी, जब फुटबॉलर किसी बॉल पे किक करते हैं तो किक करने पे क्या होता है, बॉल वो मारता तो सीधा है लेकिन उसको हल्का सा एक रोटेट करते हुए जाता है और बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, जिससे वो पेनल्टी शूट आउट कहते हैं, सुना है पेनल्टी शूट आउट? ठीक। एक और एग्जांपल लो इसमें, स्प्रे, आप लोगों ने देखा है स्प्रे, फोर्थ वन इज स्प्रे। स्प्रे का यूज करते हैं जैसे इंसेक्ट वगैरह को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड डालने के लिए, कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा खेतों में भी डालते हैं, तो इस स्प्रे का डिजाइन, या फिर कभी कभी तुम लोगों ने बार्बर के पास भी देखा होगा, और वो इतना ज्यादा मतलब है, दोनों एक ही काम करते हैं, पीछे से वो क्या करता है, उसमें एक प्रेशर मारता है, और जब प्रेशर मारता है तो उसका पाइप इस तरह से नीचे रहता है, उसके नीचे में यहां पर एक तो डब्बा ऐसा रहता है ना जिसमें लिक्विड भरा रहता है, और इस लिक्विड के पास क्या पहुंचता है, एक स्ट्रॉ सी पहुंचती है, पतली सी, ये, और ये किससे कनेक्टेड रहता है, एक सिलिंड्रिकल पाइप से, यहां पर एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं, और जब फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो यहां से ये जो लिक्विड है यहां से एक प्रेशर जाता है, और जब प्रेशर जाएगा वो प्रेशर कौन सा है, बाहर से एयर प्रेशर लगाया जाता है, और जब एयर प्रेशर इसमें लगेगा तो ये वाला जो लिक्विड है इसमें भरा हुआ, वो लिक्विड कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि बाहर से जब तुम प्रेशर अप्लाइड करोगे या फोर्स लगाओगे इस पर्टिकुलर एरिया पे, ये कैसा प्रेशर होगा, एक्सिस प्रेशर, और ये प्रेशर जब ज्यादा होगा तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे मतलब एक इफेक्ट ऑफ फोर्स लगाओगे तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ने की कोशिश करेगी v1, और इधर की वेलोसिटी क्या रहेगी v2, और यहां का प्रेशर क्या रहेगा p2, और यहां का प्रेशर क्या रहेगा p1, इस स्ट्रीमलाइन फ्लो का। और जैसे ही क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर कम हुआ, और यहां पे क्या होगा, नीचे का, इधर वेलोसिटी कम रहेगी लेकिन प्रेशर ऊपर की तरफ उसको क्या करेगा, पुल करेगा, और जब प्रेशर ऊपर की तरफ उसको पुल करेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहां पे कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और ये फिर आगे की तरफ पुल ओवर, आगे की तरफ फिर वो स्प्रे हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो बर्नौली प्रिंसिपल का एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये सारे के सारे, कि अगर वेलोसिटी या स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होता है,
प्रेशर डिक्रीज होता है। क्लियर हो रहा है? तो बर्नौली प्रिंसिपल के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं। एक और एग्जांपल जो कि हमारे बॉडी यूज करती है, जिसे कहते हैं हार्ट अटैक। कई बार होता है ना, बहुत सारे लोगों को हो भी जाता है हार्ट अटैक से, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। तो हार्ट अटैक भी यही तरह से ही काम करता है। हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक कैसे आता है? क्योंकि हमारी बॉडी में पूरा जो सर्कुलेशन का काम करता है वो कौन काम करता है? पंप काम करता है। तो हार्ट अटैक में पंप कैसे काम करता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है बेटे, तो वो कैसे काम करता है? मार्कर भी देने में शर्मा रहे हो तो ठीक। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है किसका? ब्लड का, है ना? ब्लड ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है। अब नोट भी करते रहेंगे, समझते भी रहेंगे साथ साथ में, ठीक है चीजें। और स्ट्रीमलाइन जब फ्लो होगा तो अब क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है या ब्लड का सर्कुलेशन है, जब आदमी वर्किंग होता है, मतलब कि रनिंग मोड में है, इधर उधर चल फिर रहा है, वॉक कर रहा है, तो उस समय एक बॉडी को क्या चाहिए होता है? मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा फिर उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी किसकी? ब्लड सर्कुलेशन की। और जब बढ़ेगी तो प्रेशर कहां से आएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर कहां से कम होगा? क्योंकि जो बाहर की जो ये आर्टरीज हैं ये उस पर दबाव डालेंगी, किसकी तरफ? अंदर की तरफ। अगर बाहर की तरफ डालेंगे तो फिर बाहर की तरफ झटका लगेगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा ऐसे। और जब काम हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन होते टाइम हमें ज्यादा क्या होगा, प्रेशर जो बाहर की तरफ से लगेगा अंदर की तरफ, तो वो प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन अगर आदमी रेस्ट फॉर्म में है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो उस समय क्या कर रहा है? बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है, तो उस समय क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि स्पीड कम रहेगी, ब्लड की सर्कुलेशन की स्पीड कम रहेगी। इसलिए बोलते भी हैं कि थोड़ा सा ना क्या करो, चल चला फिरा करना चाहिए, मतलब एक जगह में स्टैटिक नहीं बैठा रहना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन जितना ज्यादा होता रहेगा काम उतना वर्किंग में चलता रहेगा। लेकिन अब अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी लोड उठा दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया जो काफी आपकी पोटेंशियल से थोड़ा ज्यादा है, तो होगा क्या, यहां पे ज्यादा सर्कुलेशन चाहिए होगा। फिर जब ज्यादा सर्कुलेशन चाहिए होगा तो मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब यहां से क्या है, पंप मतलब हार्ट का काम कितना है? हार्ट का काम सपोज क्या है कि वो 2 मिनट या 72 टाइम्स क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। अब उसकी बीट बढ़ जाएंगी, समझ पा रहे हो? अरे 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। अब उसको 1 मिनट में कितना काम कराना है? लगभग 80 90 इनके बराबर काम कराना है। अब समझ पा रहे हो? जैसे आपने कोई हैवी लोड उठा दिया तो उस समय स्ट्रेंथ मतलब कि मसल्स और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जब ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ये वाला जो रीजन है वो इतना ज्यादा सिकुड़ जाएगा कि यहां पर क्या बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा आर्टरीज। और अगर आर्टरीज क्लोज हो गई तो आगे जाने वाला जो पंप है वो काम करना बंद कर देगा, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये भी प्रेशर वेलोसिटीज इनके बेसिस पे काम करते हैं। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? ठीक, ओके। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने इसमें समझी। अब कुछ आता है टॉरिसल लॉ। टॉरिसल लॉ, हाँ किसी को डाउट एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉरिसल लॉ, अब टॉरिसल लॉ क्या है, कई तरह के कंटेनर्स होते हैं, तो उन कंटेनर में हम लोग ऐसा होल कर लें। टॉरिसल लॉ, अब टॉरिसल लॉ किस पे बेस्ड काम करता है? टॉरिसल लॉ काम करता है आपके जैसे कि अगर कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में कहीं पर किसी पॉइंट पे होल्ड कर लें, जैसे तुमने देखा ना बड़े बड़े कनस्तरों से जब वाटर को निकालना होता है तो वहां पर क्या करता है, एक छोटा सा नीचे से टैप बनाई जाती है। कैसे? ऐसे। अब ये पूरा कंटेनर है और ये किससे भरा हुआ है? पूरा का पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, ये किसी फ्लूइड से भरा हुआ है।
ऑयल कंटेनर हो सकता है, वाटर कंटेनर हो सकता है। अब आपने यहां पर अगर क्या कर दिया, एक छोटा सा ये ओपनिंग करी हुई है, तो ओपनिंग करनी हुई है तो यहां से ओपनिंग से क्या निकलेगा, लिक्विड बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा यहां से यहां तक की हाइट को क्या मान लीजिए आप, h1, और यहां से नीचे की तक की हाइट को क्या मान लेते हैं, h2। इधर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां बाहर बी। और ए और बी दोनों पॉइंट एक जैसे लेवल में, तो हमें करना क्या होता है कि हमें इस निकलने वाले लिक्विड का वेलोसिटी निकालना होता है। वेलोसिटी क्यों, क्योंकि अगर हमने बर्तन को यहां रखा और जैसे हमने यहां से उस पर क्या करा, हिट करा, ओपनिंग करी और देखा कि लिक्विड तो थोड़ा सा और ही दूर गिर रहा है, मतलब लिक्विड कितना, ये डिस्टेंस अगर हमने सही जगह पे नहीं रखा तो फिर क्या होगा, बहुत सारी चीजें गिर सकती हैं। तो इस ओपनिंग को निकालने के लिए टॉरिसेली ने एक लॉ दिखाया, लॉ बताया, किसके लिए, फ्लूइड को फार निकलने के लिए। तो इसको बोलते हैं ई फ्लक्स। क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स। ई फ्लक्स का मतलब है ही, जब कोई लिक्विड किसी रीजन से निकलता है तो उसको कहते हैं ई फ्लक्स। क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स। और ई फ्लक्स मतलब कि वेलोसिटी। पर उसने इसको, इस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करा, इस वेलोसिटी को उन्होंने कैलकुलेट करा कि सपोज अगर यहां से यहां तक का जो वेलोसिटी है वो इसने क्या कहा, v। यहां पर इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, v होना चाहिए। पर ये v वेलोसिटी को हम एक और तरीके से भी तो निकालते हैं। अगर आपको ये है और कोई पार्टिकल है उसको ऊपर से छोड़ा, कितनी हाइट पे, h1 हाइट पे, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी 0, और फिर उसने एक्सेलरेशन से काम करा। जब कोई चीज नीचे गिरती है तो वो एक्सेलरेट करती है ना, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, स्मॉल g। और जब वो यहां तक पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कुछ आ जाएगी। और उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कितना आएगा उसका कैलकुलेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, 2a किस में कन्वर्ट हो जाएगा, g में, और s किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h1। तो ये वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h1। उसने कहा कि मैं फ्लूइड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी यही वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अब समझ में आ रहा है टॉरिसल लॉ है क्या। टॉरिसल लॉ यही है कि जब कोई लिक्विड या फ्लूइड कहीं किसी ओपनिंग से निकलेगा तो उस ओपनिंग से निकलने के लिए उसका जो ई फ्लक्स होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड होगा, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैलकुलेशन कितना आना चाहिए, बिल्कुल एक पार्टिकल को जब किसी हाइट से छोड़ेंगे तो उस समय जो वेलोसिटी हम जहां पर चाहते हैं वो इतना आता है 2gh। तो हमारा भी यहां पर 2gh आना चाहिए। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम कुछ लिख लेते हैं पहले कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स होता कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ठीक, को प्रूफ कर लेते हैं और थोड़ा लिख भी लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स फ्रॉम, कहां से, h1, कहां से, h1 हाइट से। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स फ्रॉम h1 या फ्रॉम एन ओपनिंग, velocity of efflux from an opening h1, h1 हाइट तक की जो ओपनिंग यहां पर करी हुई, ओपनिंग फ्रॉम h1 below the liquid, below the liquid below the liquid will be same, below the liquid will be same as velocity of a particle, as velocity of the particle किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल h1 हाइट, जितना h1 हाइट से वो उसको नीचे गिराएंगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम सेम हाइट, फॉलिंग फ्रॉम सेम हाइट। और सेम हाइट कितना, h1। तो मतलब कि जब भी कोई लिक्विड भी फ्लो होगा h1 हाइट से, और चाहे किसी पार्टिकल को उससे h1 हाइट से गिराएंगे, तो वो दोनों के दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। कितना इक्वल, v इक्वल टू अंडर रूट 2g h1, ठीक, सेम हाइट। और इन वैक्यूम अंडर ग्रेविटी, इज इन वैक्यूम अंडर ग्रेविटी, ठीक है।
अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देख लीजिए। अब आपको पता है कि टॉरिसल लॉ है तो किस पे काम करेगा, बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करेगा, और बर्नौली प्रिंसिपल का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इनमें दो पॉइंट ले लेते हैं, कौन कौन सा, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ ए पॉइंट इनसाइड द इनसाइड है, और बी पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड। ए पॉइंट इनसाइड है और बी पॉइंट आउटसाइड है। तो बाय यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल का क्या होता है, तीनों एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो क्या होता है, P1 प्लस 1 अपॉन रो, 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो G इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो G। अब H1 और H1 और H1 और H2 हाइट अगर सपोज हमने माना कि दोनों लेवल सेम है, ए और बी पॉइंट का, ये किसके लिए हम मान रहे हैं, ए, और ये वाला कौन से पॉइंट के लिए मान रहे हैं, बी। ए कहां है, इनसाइड, और बी कहां है, जस्ट जस्ट आउटसाइड। कहां से, जहां से पानी निकल रहा है, बी इज जस्ट आउटसाइड। समझ पा रहे हो ना, दो पॉइंट ले लिए, एक तो इनसाइड में ले लिया और जस्ट आउटसाइड ले लिया। तो जब जो इनसाइड वाला पार्ट रहेगा उसके पास प्रेशर कितना रहेगा, P1 रो V1। क्या उसके पास वेलोसिटी रहेगी, नहीं, उसके पास वेलोसिटी नहीं रहेगी, उसके पास बस क्या रहेगा, प्रेशर। और H1 रो G, H1 और H2 हमने क्या बोला, H1 इज इक्वल टू H2, मतलब सेम लेवल में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि H1 और H2 जब दोनों इक्वल आ जाएंगे। यहां पे ये क्यों हट गया, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी नहीं है, इनसाइड वाले के पास जीरो। यहां कौन बचा, 1/2 रो V2 को हम क्या मान लेते हैं, V स्क्वायर, और ये तो हट गया। इन दोनों को थोड़ा कैलकुलेशन करो। P1 को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट H1 हाइट के लिए, प्रेशर क्या होता है हाइट के लिए, रो जी एच। तो यहां हो जाएगा H1 रो G 1/2 रो V स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, आप V को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, 2GH1। हेंस प्रूव। इक्वेशन 1 में जो पार्टिकल फॉल हो रहा था और फ्लूइड फॉल हो रहा था, टॉरिसल ने उसको प्रूव कर दिया। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या है, सेम, आर सेम। तो ये क्या हुआ, हेंस प्रूफ। समझे, तो टॉरिसल लॉ इस तरह से काम करता है। किसी भी ओपनिंग को हम करेंगे, लेकिन अब तुम्हारे को यहाँ पे इतना ही नहीं है कि सिर्फ ओपनिंग को ही समझना है या वेलोसिटी को कैलकुलेट करा। अब इसका पाथ कैसा होगा, मतलब इसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो निकलने वाला ई फ्लक्स है, या फिर कर्व्ड मतलब पैराबोला होगा, या फिर कोई सर्कुलर होगा, बताओ, पैराबोला। और जब पैराबोला होगा तो आपको पता है पैराबोला में बहुत सारे तीन टर्म्स तो आते ही हैं, रेंज, टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, और हाइट तो हमने, वेलोसिटी तो हमने निकाली थी। तो उन तीनों टर्म्स के लिए, क्योंकि अब ये क्या है, यहाँ पे जो पाथ है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल होने की वजह से हम इसके लिए भी इसका रेंज निकालते हैं और इसका टाइम भी कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में ये यहाँ ग्राउंड में घिरेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि क्यों ऐसा हमें करना पड़ा, क्योंकि इसका पाथ कैसा है, प्रोजेक्टाइल पैराबोला टाइप का है। तो पैराबोला टाइप का है तो इसके पाथ के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं इसके टर्म्स की। प्रोजेक्टाइल के लिए जब हम यूज करेंगे तो टाइम फॉर लिक्विड टू फॉल टू ग्राउंड, टाइम फॉर लिक्विड टू फॉल टू ग्राउंड, जब ग्राउंड में घिरेगा तो आपको पता है कि ग्राउंड की तरफ जा रहा है, इसमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट। और जब वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो u कितना हो जाएगा, 0, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g, s कितना हो जाएगा, h1, अरे जो भी कंपोनेंट होते हैं किसके, इक्वेशन ऑफ मोशन के, और टाइम क्या रहेगा, t, और आपने पढ़ा हुआ है s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस, तो यहां पे कन्वर्ट कर दो, h1 ये हो गया 0, 1/2 g t स्क्वायर, तो टाइम कितना आएगा, t इज इक्वल टू
कितना टाइम आएगा इसके लिए? यस, हाँ, टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, 2h1 के साथ चल जाएगा और g अपॉन में, तो 2h1 अपॉन जी और अंडर रूट, यही वो टाइम होगा। याद करो, जब किसी एरोप्लेन से किसी सामान को नीचे गिराते हैं हेलीकॉप्टर से, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम भी यही आता है। तो ये भी सेम एज, अब समझिए कि कैसे लिंक होते हैं चैप्टर। अब पढ़ रहे थे फ्लूइड, लेकिन वहां प्रोजेक्टाइल पाथ होने की वजह से आपने उसके लिए कैलकुलेशन कर दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी दूसरा पॉइंट, एक तो है टाइम ऑफ फ्लाइट और सेकंड वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी? रेंज, डिस्टेंस ऑफ ई फ्लक्स। डिस्टेंस ऑफ ई फ्लक्स, ई फ्लक्स की डिस्टेंस, ई फ्लक्स की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेंज। और रेंज क्या होता है? रेंज मतलब एक डिस्टेंस, तो रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करा हुआ है और टाइम भी आपने निकाल दिया, रख दीजिए। कितना आ रहा है? अंडर रूट 2g(h1) और ये आ रहा है अंडर रूट 2h1 अपॉन जी से जी एडजस्ट हो गया, कैंसिल हो गया और बचेगा क्या? 2 रूट में तो 2 बाहर आ जाएगा, तो रेंज इज इक्वल टू 2। अच्छा, एक चीज है, यहां से नीचे तक के हाइट हमें निकालने, इसमें टाइम में क्या आएगा, कौन सा हाइट आएगा? h2। यहाँ पे h2 हाइट होगा, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना जितना, तो h2 हाइट आएगा, तो इसमें h2 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? सिर्फ h1 इंटू h2। दिस इज द रेंज, इसका डिस्टेंस ऑफ ई फ्लक्स। कि कौन सा रेंज? जब ये लिक्विड यहां से गिरेगा तो यहां से यहां तक जो रेंज होगा दैट इज कॉल्ड आर, इसको आर बोलेंगे, रेंज। और वो रेंज किसके बराबर होगा? वो डिपेंड करेगा उनकी हाइट पे, कि जो ओपनिंग करी हुई है उसके ऊपर कौन सा हाइट है और ओपनिंग के नीचे कौन सा हाइट है, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। अगर यहां पर ये कंटेनर है और ओपनिंग यहां कर दी जाए, बताओ अब क्या होगा? इसकी रेंज क्या होगी? हाँ, और यहां से यहां तक का हाइट है h1 इस लेवल का, और यहां से यहां तक का हाइट है h2। चलिए बताइए कितना आएगा? सेम आएगा, मतलब बिल्कुल सही, सेम ही आएगा। कहीं पर भी आप ओपनिंग किसी भी पॉइंट में लो तो h1 और h2 पे डिपेंड कर रहा है ना। आप ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यहां से जब इसका v निकालोगे तो वो भी ऐसे ही आएगा, फिर जब आप इसका दूसरा पॉइंट निकालोगे टाइम, तो वो भी ये आएगा। तो रेंज क्या आएगा इसके लिए भी? रेंज सेम आएगा, 2 अंडर रूट h1 h2। बन पा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन? एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखिए। इफ द हाइट ऑफ द ओपनिंग या अबव द हाइट ऑफ ओपनिंग इज, height of the above the height of opening is 60 centimeter, and below the height of the opening is 30 centimeter, then calculate r, r को कैलकुलेट करना है। कितना आएगा r? r को कैलकुलेट कीजिए। वन एट्टी 60 रूट टू, 60 रूट टू का वैल्यू क्या रहेगा? 1.414। आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, हाँ निकालिए। 60 रूट टू मीटर, मीटर में आ रहा है या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है
और उसका नाम है वेंचुरी मीटर। क्या नाम है? वेंचुरी मीटर। अब जो वेंचुरी मीटर वेंचुरी मीटर अब वेंचुरी मीटर है क्या? देखिए, जब पानी का फ्लो किसी के घर में टैप लगा हुआ है, वो कह रहे कि सर मेरे को तो बिजली का बिल, मतलब पानी का बिल देना पड़ रहा है, लेकिन पानी तो आता नहीं है घर में। तो अब वो कह रहे नहीं, हमने तो यहाँ से ओपन करा हुआ है टैप, है ना, बड़े टैंकर से तो पानी पूरा सप्लाई हो रहा है। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि कितने पानी कंज्यूम करा है कि नहीं करा? तो वाटर कंजप्शन के लिए हम लोग के पास एक मीटर है, दैट इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर, जो कि वाटर कंजप्शन को दिखाता है। अब ऐसे नहीं कि वाटर कंजप्शन नहीं, बड़ी जगह से ईरान इराक है, अब वो ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, तो कह रहे कि हमने इस कंट्री को इतना ऑयल दिया, तो हम क्या कर देंगे, वहां पर एक वेंचुरी मीटर लगा लेंगे और वेंचुरी मीटर से पता चल जाएगा कि कितना सप्लाई वहां से आया है, और उस सप्लाई को निकाल के उसका बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक बिल यूज करते हो ना, तो इलेक्ट्रिक बिल कैसे आता है? आपकी यूनिट पे बेस्ड होता है, जितना आपका मीटर बोल रहा है उतना आपने कंजप्शन करा है। अब वो मीटर कैसे बनता है? तो वेंचुरी मीटर के लिए करते क्या है, एक ऐसे पैरेलल एक पाइप ले लेते हैं और उसमें एक यहां से एक कट ले लेते हैं ऐसे, एक यहां पर ऊपर और एक यहां, दो पॉइंट में एक सिलेंड्रिकल पाइप ऐसे होता है ऊपर, जिनमें मतलब कि वाटर राइज कर सकते हैं। और यहाँ की जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा पतली होती है। दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें, एक ये है और एक क्रॉस सेक्शनल यहाँ से और एक यहाँ पे है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और यहाँ से क्या होगा, वाटर जब जाएगा आगे तो कैसा फ्लो होगा, ये स्ट्रीम लाइन, और स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा तो यहाँ का एरिया होगा A1 और यहाँ का एरिया क्या होगा इस वाले पॉइंट का, A2। यहाँ से जो लिक्विड आगे सप्लाई होगा और इधर इधर जाएगा तो उनकी वेलोसिटी भी अलग होगी। इसकी वेलोसिटी है V2 और इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी है V1। V1 वेलोसिटी यहाँ पे, V1 वेलोसिटी, यहाँ पे कितना वेलोसिटी है, V2 वेलोसिटी, इसका एरिया E2, यहाँ का प्रेशर, इस वाले पॉइंट का प्रेशर P2, इस वाले का प्रेशर कितना होगा, P1। अब आपको फिर से बर्नौली प्रिंसिपल पता है। बर्नौली प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर V1 होगा, यहां से वेलोसिटी क्या होगी इधर की तरफ, कम, क्योंकि ज्यादा ब्रॉड एरिया है, एरिया ब्रॉड है, वेलोसिटी कम, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। वहीं यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर प्रेशर क्या लगेगा, कम। और जब प्रेशर कम लगेगा तो हम अगर इस वाले वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दें, यहां से इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दें, V1 को करें V2 को करें, तो हमें पता चल जाएगा कि आगे जाने वाला लिक्विड का वेलोसिटी क्या रहेगा। और जब हम इसकी वेलोसिटी के फ्लो को निकाल लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो को, और उसको मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, कितने समय तक वो चला, तो हमें उसका क्या मिल जाता है, वॉल्यूम। क्या मिल जाता है? और अगर आपको वॉल्यूम पता चल जाए तो फिर यहां से इसका कंजप्शन को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वाटर का जो कंजप्शन होता है वो वॉल्यूम पे बेस्ड होता है। समझ पा रहे हो थोड़ा? लेकिन अब हमें करना कैसे है, अब ये काम करेगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह के एरिया है और यहाँ पर भी एरिया है। जहां पर एरिया और वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी आता है तो वहां पर कौन सा प्रिंसिपल लगता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और यहां से क्या कर लो, V2 का टर्म में इसको निकाल लो तो ये आ जाएगा V1 और मल्टीप्लाई बाय A1 अपॉन A2। इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूज कर लेंगे। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल जो हमारे पास है कि अगर यहां पर ये देखो V1 बढ़ेगा तो V2 क्या होगा, कम। अब V1 ज्यादा होगा V2 कम होगा, तो इसका प्रेशर क्या होगा, P1 इज लेस देन P2। यही तो है,
कंडीशंस। और जब ये कंडीशन है और हाइट दोनों की सेम हो, हाइट कैसी हो, सेम, तो हाइट अगर सेम होगी तो इसके लिए हम बर्नौली प्रिंसिपल को लिख लेंगे। बर्नौली प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, बर्नौली प्रिंसिपल P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। हाइट वाले टर्म हमने हटा दिए, क्यों हटा दिए, क्योंकि H1 इज इक्वल टू H2 है, तो वो वाला जो थर्ड पार्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी वो हट जाएगा। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी हट जाएगा तो यहां से P1 और P2 को के टर्म को अलग कर दो, और जो रो वाले टर्म है काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को अलग कर दो, तो क्या बनेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और P1 माइनस P2 को P1 माइनस P2, अब यहां से कौन सा आएगा, अब ये वाले प्रेशर की बात हो रही है, P1 प्रेशर, P1 वाला प्रेशर क्या होगा, जब यहां से प्रेशर लगेगा तो यहां से कुछ हाइट ऊपर जाएगा और यहां से भी कुछ हाइट ऊपर जाएगा। यहां पे कौन प्रेशर लगा रहा है, P2, और यहां पे कौन लगा रहा है, P1। तो P1 की हवाले हाइट को हम H1 ले लेते हैं और यहाँ की हाइट को H2। अब समझिए, यहां से पानी ऊपर भी जाएगा और यहां से भी जाएगा ऐसे, और ये दोनों के दोनों अपने लेवल को सेम करना चाहते हैं, या फिर सेम नहीं होगा। जब यहां से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो इन दोनों की जो हाइट रहेगी यहां से जाने के बाद, अब बेसिक बात है कि ये वाला थोड़ा ऊपर राइज करेगा, तो यहां से जाने के बाद इसमें प्रेशर ज्यादा लगा, जब आगे लिक्विड फ्लो हुआ तो इस वाली हाइट के बाद का जो हाइट होगा, इस हाइट को हम बोलेंगे H। हाइट को क्या बोलेंगे, H। और ये H हाइट कौन सा आया, H हाइट वो आया, H इज H1 माइनस H2। H1 जो हाइट ऊपर होगा और H2 जो हाइट ऊपर जाएगा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोला जाएगा H1 माइनस H2। अब यहां से उसको लिख लो ऐसे, क्या बन जाएगा, H1 रो G माइनस H2 रो G इज इक्वल टू 1/2 रो V2 माइनस V1 स्क्वायर। V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, इसको अभी नहीं रखते हैं, थोड़ा सा अभी सब्र रखते हैं, क्योंकि नहीं तो सब रो से रो कैंसिल, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू G और 2 के अपॉन में चले जाएगा, 2G ऊपर आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आप यहां से पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन V2 इन इक्वेशन नंबर ये सेकंड में, V2 का वैल्यू पुट करो तो क्या बनेगा, V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। और ये क्या है, H1 माइनस H2 H, तो H 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर माइनस 1, और यहां से V1 कैलकुलेट कर लो, V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2GH अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 2GH। ये वेलोसिटी आ गया उस लिक्विड के फ्लो का, समझिए। तो अगर हमें वेलोसिटी की फ्लो के बारे में पता चल जाए कि किस वेलोसिटी से वो आगे पहुंच रहा है, अब वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ H पे, A1 और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अगर हमें उस पानी को लंबे दूर तक भेजना है, अब सोचो अगर मेरे को उसी दूर वहीं तक भेजना है तो फिर हमें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, पानी फट भी सकता है पाइप, लेकिन अगर दूर तक भेजना है तो उसके एरिया में चेंजेस कर देंगे, और इसके एरिया में जो चेंजेस आएंगे उनसे हमें पता चल जाएगा उसके फ्लो ऑफ लिक्विड का। तो समझ लो कि प्रिंसिपल ऑफ जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो काफी यूजफुल है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, और बात करेंगे किसके बारे में, एक नया जो लिक्विड का फ्लूइड का नेचर है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे कि हनी होता है और लिक्विड होता है, अगर आप पानी को डालोगे तो पानी काफी दूर डिस्टेंस तक जाएगा, और जो हनी होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ओके।